बड़ा खतरनाक वर्ड है। खैर अच्छी बात है कि आज तक कभी किसी प्रेसिडेंट के खिलाफ ये इम्पीचमेंट जो है पास नहीं हो पाया है। इम्पीचमेंट, IMPEACHMENT, इम्पीचमेंट। ठीक है। इसमें पहले एक फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि वो फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से जो है इस क्वेश्चन को कर लोगे। अगर मेंस में लिखने को भी आ जाएगा तो आराम से इसको आराम से लिख के आ जाओगे। तो एक मिनट, इसका फॉर्मूला लिखो। 61, इसको ऐसे लिख लो पहले, 61। ठीक है, आर्टिकल क्या हो गया आपका, 61 हो गया। ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक मिनट, जरा मैं एक चीज देख लूँ आप लोग को लिखाई कि नहीं लिखाई मैंने। ठीक है। हाँ, फिर लिखो आर्टिकल 61, फिर लिखो 1/4, फिर लिखो 14, फिर लिखो 2/3, और फिर आपका 2/3। ठीक है, ये फॉर्मूला पहले लिखो। 61, 61, 1/4। ठीक है, 1/4। उसके बाद 14, और उसके बाद 2/3, 2/3। ठीक है। अब यहां से स्टार बना के लिखना शुरू करो, क्योंकि जो मैं लिखा रहा हूं आपको ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी काम है, और यही आपके मेंस के नोट भी बन गए। कैसे बन गए मेंस के नोट्स? क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि डिस्कस द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। तो जब अपनी आंसर राइटिंग शुरू करोगे मेंस में, क्योंकि 100 वर्ड्स में आएगा, उससे ज्यादा का आंसर लिखने को नहीं आएगा, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला ऊपर लिख देना। ठीक है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लेके चलें तो पहले समझते जाओ, और जहां जहां शॉर्ट में लिखना है लिख भी सकते हो आप। सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई 61 क्या चीज है? तो ये क्या हो गया आपका? आर्टिकल हो गया। यानी कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का आर्टिकल कौन सा है? 61 है। ठीक है, ये आपको टिक करके आना है कि 61 इज द आर्टिकल बाय विच वी रिमूव द प्रेसिडेंट। ठीक है, एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अब क्यों रिमूव करते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो पहला पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट गिवन इन आर्टिकल 61। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप बनाकर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट गिवन इन आर्टिकल 61। ठीक है। दूसरा पॉइंट बनाकर लिखो, द इम्पीचमेंट प्रोसेस, द इम्पीचमेंट प्रोसेस, the impeachment process starts in any house of the parliament, starts in any house of the parliament, in any house of the parliament by 1/4 majority of that house, by 1/4 majority of that house. ठीक है, by 1/4 majority, by 1/4 majority of that house, ऑफ दिस हाउस। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आपका हो गया। ऐसे मैं लिख देता हूं सेकंड पॉइंट। ठीक है, यानी कि यहीं से आपके क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बन गए बहुत सारे। क्या कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में शुरू होता है? गलत। अगर ऐसा लिखा हो कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में शुरू होता है? गलत। किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस, लेकिन शुरू करने के लिए आपको उस हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का कितना चाहिए? 1/4। तो अगर आप कहाँ का लेंगे, राज्यसभा का लेंगे, तो राज्यसभा का निकाल लो, 1/4 कितना होता है? 250 का शुरू करने के लिए। और अगर आपको कहाँ शुरू करना है, लोकसभा में शुरू करना है, तो वहां का 543 निकाल लो। ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि 250 को आपने 4 से डिवाइड कर दिया, और 250, ये 543 को जो है वो आपने किससे डिवाइड कर दिया? आपके 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इतना अगर आपके पास मेजोरिटी है, तो अगर मैं देखूं तो 250 डिवाइडेड बाई 4, तो लगभग राउंड फिगर में हम लेंगे 62 मेंबर जो हैं आपको इधर चाहिए। और अगर आप 543 आपका इधर लोगे, तो लगभग आपको राउंड फिगर में अगर हम लेंगे तो 135। ठीक है, तो एज यूजुअल है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना आपको लगेगा कि भाई राज्यसभा में ज़्यादा आसान है। ठीक है, लेकिन फिर 250 में से आपको 62 का मेजोरिटी चाहिए, और यहाँ 543 में से 135 का मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी प्रोसेस या दूसरी स्टेज कंप्लीट। ठीक है, पहली कंप्लीट हो गई, दूसरी कंप्लीट हो गई। फिर थर्ड पॉइंट लिख लो आपका, 14 days अर्लियर नोटिफिकेशन हैज बिन गिवन टू प्रेसिडेंट। ये लिख दीजिएगा थर्ड पॉइंट, 14 days अर्लियर नोटिफिकेशन, अर्लियर नोटिफिकेशन हैज बिन गिवन टू प्रेसिडेंट, हैज बिन गिवन टू प्रेसिडेंट।
ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट को जब ये प्रोसेस हो गई 1/4 से मान लो राज्यसभा में शुरू हो गया, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को बाकायदा आपका पूरा एक एलिगेशन लेटर, भाई कोई तो एलिगेशन लगाया होगा प्रेसिडेंट के खिलाफ, वो एलिगेशन लेटर या चार्जेस जो है वो दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को, और 14 दिन यानी कि 2 वीक का 2 वीक्स का टाइम दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि 2 हफ्ते में जो उसके ऊपर क्या लगाए गए हैं, चार्जेस लगाए गए हैं, उसका वो क्लैरिफिकेशन दे कहाँ आके, पार्लियामेंट के अंदर आके, ठीक है। तो आफ्टर 14 डेज, जब 14 दिन खत्म हो जाते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है इसके बाद कहाँ आते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, और उनके खिलाफ जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, ठीक है, मान लो 5 एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो एक एक करके अपनी सफाई में उस एलिगेशंस के अगेंस्ट में बोलते हैं कि भाई मुझे पर ये इल्जाम लगाया गया, बट मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे पास ये ऐसे ऐसे एविडेंस है, या मैं ये नहीं किया मैंने, ठीक है। जब वो अपना क्लैरिफिकेशन पार्लियामेंट के अंदर दे देंगे, उसके बाद जो है ये आपकी दोनों हाउसेज में क्या चाहिए, वोटिंग चाहिए, यानी कि राज्यसभा में 2/3 और लोकसभा में 2/3, ठीक है। और दोनों हाउसेज में अगर 2/2 2/3 मेजोरिटी पास हो गया, ये जो आपका एलिगेशन लेटर है या जो आपका ये बिल है, तो भाई आपका प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है, ही रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। समझ में आ गया विभूति, कोई इशू तो नहीं आता, प्रेरणा समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। तो ये एक साफ सुथरा जो है प्रेशर को हटाने का हमारे यहाँ प्रोसेस दे रखा है। ये अगर आपको फॉर्मूला याद रहा ना, तो आप प्रीलिम्स में भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर लोगे, और मेंस में भी आया तो आराम से फॉर्मूले लिखने के साथ थोड़ा सा नीचे अब लिखोगे तो थोड़ा सा एक एक लाइन का एलाबरेट कर, मैं तो बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप पूरा एलाबरेट करके लिखना उसको, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर खत्म। अब यहाँ से हम लोग, एक और चीज यहाँ की रहती है क्या, कि भाई आर्टिकल 61 में हम इम्पीच तो कर रहे हैं, पर उसके पीछे रीजंस क्या है, ठीक है, या कंडीशंस क्या है, तो इसको लिख दो, रीजंस टू इम्पीच, रीजंस रीजंस टू इम्पीच। पहला रीजन लिखो आपका जो बताया गया है, नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, नॉट एबल टू परफॉर्म नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, ठीक है, एक तो ये लिखा हुआ है नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। दूसरा लिखो वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अंडरलाइन कर देना, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ये वर्ड मैंने लिखा है वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फ्रेज जो है, इसकी जो डिटेल मीनिंग है, डिटेल मतलब है, वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उन्होंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि अगर वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक पैरामीटर में, एक डेफिनेशन में बांध देते, तो हो सकता है कि प्रश्न कुछ ऐसे गड़बड़ झाले काम करता जो उस पैरामीटर में या डेफिनेशन में नहीं आ पाते, और फिर हम कभी उसको इम्पीच नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिख दिया, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब भी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करे हम उसको इम्पीच कर सकते हैं। अब ये क्या हो सकता है भाई, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था या हमने पढ़ा है कि जो भी आपका बिल होता है वो लोकसभा और उसके बाद आपका राज्यसभा में पास होता है, ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूं, कि यहाँ पे पास होगा, यहाँ पे पास होगा, और फिर सिग्नेचर होने के लिए कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट के पास मेन तौर से, अभी हम पढ़ेंगे वैसे आगे, 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो पहली बार में सिग्नेचर कर दे, या दूसरी बार में बिल को क्या कर दे, रिटर्न कर दे, किसको, ये हाउसेस को रिटर्न कर दे, या तीसरी बात में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करे। पॉकेट वीटो बड़ा खतरनाक होता है, ना तो वो सिग्नेचर कर रहा है, ना तो वो बिल को रिटर्न कर रहा है, उसने सिर्फ अपने पॉकेट में बिल को रखा हुआ है, यानी कि अपने ऑफिस में रखा हुआ है। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया ही नहीं गया है कि ये पॉकेट वीटो का टेन्योर क्या हो सकता है। हो सकता है वो आप उस पर्टिकुलर बिल को जो कि लोकसभा राज्यसभा ने पास किया है अपने ऑफिस में 6 महीने के लिए रख ले, 1 साल के लिए रख ले, 2 साल के रख ले। ऐसा काम सिर्फ एक ही बार हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट ने क्या यूज किया था, पॉकेट वीटो यूज किया था, और उनका नाम था डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने, पोस्ट ऑफिस एक बिल था, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने बाकायदा लोकसभा राज्यसभा से बिल को पास करके भेजा था प्रेसिडेंट के साइन करने के लिए। ज्ञानी जैल सिंह ने ये बिल को 2 सालों तक जो है अपने ऑफिस में रखा, 2 साल के लिए रख ले, 1 साल के लिए रख ले, 2 साल के 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 रख ले, 2 सा
ठीक है, ना तो रिटर्न किया, क्योंकि रिटर्न करने पे वो बाउंडेड हो जाते हैं कि अगली बार जब बिल आएगा तो विद इन 14 डेज उनको साइन करना पड़ेगा, इसलिए जानबूझ के रिटर्न नहीं किया, और ना उस पर सिग्नेचर किया। ठीक है, तो ये जो 2 सालों तक बिल को रखना है, ये भी क्या माना जाएगा, एक एक्ट, ये एक्ट माना जाएगा वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके सिवा और भी बहुत सी सारी सारी चीजें जिनको आप प्रेसिडेंट के उसमें ला सकते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है, वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आधार किसका बनता है, हमारे प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का बनता है। अब नीचे एक और लास्ट पॉइंट लिख लो इसको लेकर, क्या, नो प्रेसिडेंट हैज सो फार बीन इम्पीच्ड, ये अच्छी बात है, इसको लिख दीजिएगा पॉइंट बना के, नो प्रेसिडेंट, नो प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का इसलिए भी नहीं बनता, या वो कौन सा वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दे, इसलिए नहीं बनता कि प्रेसिडेंट के पास इतने अधिकार है ही नहीं, बेचारा करेगा कहां से वॉलेशन। तो इसमें लिखिएगा नो प्रेसिडेंट हैज सो फार, नो प्रेसिडेंट हैज सो फार बीन इम्पीच्ड, नो प्रेसिडेंट हैज सो फार बीन इम्पीच्ड। ठीक है, अभी तक किसी को भी इम्पीच नहीं किया गया है। लेकिन यहां पर एक ट्रिकी चीज क्या है, जो फैक्ट्स नॉर्मल किताबों नहीं मिलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपने सुना होगा नाम, ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और ऐसे प्रेसिडेंट जो लगातार 2 बार प्रेसिडेंट रहे, 52 से लेकर 62 63 तक प्रेसिडेंट आपके रहे थे। तो ये ऐसे शख्स या प्रेसिडेंट थे जिनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट शुरू तो हुआ था, इनको बाकायदा 1/4 से शुरू कर दिया गया था, 14 डेज का नोटिफिकेशन दिया गया था, क्योंकि इनके और आपके जो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय के प्राइम मिनिस्टर, किसी बात को लेकर टसलिंग हो गई थी। ठीक है, तो लेकिन एट लास्ट क्या हुआ कि वो जो उसकी आगे की प्रोसेस थी, यानी कि 14 डेज का नोटिफिकेशन देने के बाद का जो प्रोसेस था, वो फिर जवाहरलाल नेहरू ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया, वहीं पे ये बिल क्या हो गया आपका, रुक गया था। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या मिल गया हमको, एक आपके खास तौर पे पीसीएस में आ सकता है कि वो कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे सिंस 1950 हु अगेंस्ट हुम द इम्पीचमेंट प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यू विल गोइंग टू टेक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पास नहीं हुआ था वो एक अच्छी बात।